नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये हैं ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से संबंधित होंगे। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य पीसीएस की परीक्षाएं, चाहे वो छत्तीसगढ़ वाला हो या अ, मतलब हिमाचल से, तो अगर आप इतिहास के प्रश्नों को जानना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सामान्य दृष्टिकोण से भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओमनी सेट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसमें घंटी को दबाइए। आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वन लाइनर, जी हाँ, इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि मतलब एक लाइन वाली वस्तुनिष्ठ सवाल जवाब, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी होगी। तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत की लौह युगीन पाषाण संस्कृति का पल्लव काल माना जाता है कब का? ठीक है, समय के बारे में बात हो रही है, कब माना जाता है। तो ये जो है 1000 ईस्वी से, जी हाँ, 1000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। तो देखिए, 1000 ईस्वी पूर्व में जो ही लोहे की खोज जो है आसपास हुई है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है तो कि संगम काल में दक्षिण भारत में प्रमुख फसल उस कौन-कौन से उत्पादित होते थे? तो देखिए, ये जो है धान, धान और रागी जो थे संगम काल में, संगम काल का मतलब दक्षिण भारत से है, संगम काल का मतलब दक्षिण भारत से प्रमुख फसल धान और रागी उत्पादित होते थे। नेक्स्ट जो है सो प्रथम चेर शासक, ठीक है, वैसे वो कौन चेर शासक था जिसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले राजाओं को भोजन करवाया? कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले राजाओं को भोजन कराया। तो देखिए, उदयीन जेरल जो कि 130 ईस्वी पूर्व, 131 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले राजाओं को भोजन करवाया। नेक्स्ट है पत्तू पातू नामक कविता की रचित है। पत्तू पातू नामक कविता रचित है कहाँ? तो आप इसको मतलब ये समझना है कि भाई ये जो है कावेरी पत्तनम पर, देख, पत्तू पातू नामक कविता कावेरी पत्तनम पर, जो कि चोल की राजधानी थी, ठीक है, चोल की राजधानी थी कावेरी पत्तनम, उस पर ये कविता था पत्तू पातू। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जो कि रचना है कौटिल्य का। तो देखिए, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में 18 तीर्थ का उल्लेख होता है। 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है जिन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम जो है सो महापात्र है। ठीक है, 18 तीर्थों को महापात्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थों में 3 थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थों में 3 थे जिन्हें करीब 48,000 पर्ण पर्ण वार्षिक वेतन के रूप में मिलता था। ये है दोस्तों पुरोहित, महामंत्री और सेनापति, जो सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, जिनको ये पद थे पुरोहित, महामंत्री और सेनापति का, जिनको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। नेक्स्ट जो है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, जिसका मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, जी हाँ, राजस्व इकट्ठा करना था, कहलाता था। क्या कहलाता था? तो ये समाहर्ता, जी हाँ, तो समाहर्ता, जिसे आजकल हम लोग डीएम कहते हैं, या राजस्व है ना, या मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट या रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, है ना, यानी कि राजस्व अधिकारी जो कर वसूलते हैं, आज भी समाहर्ता बोलते हैं एक तरह से, आप देखते होंगे हिंदी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न जो है सातवाहन, जी हाँ, सातवाहन शासक जिसने यवनों, पहलों और छहरातों का नाश कर सातवाहन के कुल गौरव की पुनः स्थापना की। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा, ये है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी बोलते हैं। तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक थे जिसने यवन, पहलव और छहरातों को नाश करके सातवाहन कुल की पुनः वापस गौरव वापस की। नेक्स्ट जो है सातवाहन शासक जिसने नहपान को हराकर चांदी के सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया। सातवाहन शासक जिसने नहपान को हराकर, किसको? नहपान को हराकर चांदी के सिक्कों पर, जी हाँ, चांदी के जो सिक्के थे उस पर अपना नाम जो है
अंकित कराया और ये जो है गौतमीपुत्र, जी हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी ही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी है। नेक्स्ट जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी, पुलुमामी वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी के अभिलेख प्राप्त हुए। वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी के अभिलेख प्राप्त हुए नासिक से, कार्ले से और अमरावती से। नासिक, कार्ले और अमरावती से वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी के अभिलेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट है मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनाने की प्रथा जिसे सातवाहनों ने आरंभ किया। ठीक है, एक तो जो कि मान लीजिए पूर्व के जो राजा थे, मृत राजा थे, उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए करने मतलब मूर्ति स्थापित करने मंदिर बनवाने की प्रथा, मूर्ति स्थापित करना है तो मंदिर बनाने की प्रथा स्टार्ट कर दिया सातवाहनों ने। तो वो जो थे ये देवकुल थे, ये आरंभ की वो देवकुल थे। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट जो हमारा है एकमात्र वाकाटक शासक जिसने सम्राट के साथ साथ महाराज की उपाधि, जी हाँ, सम्राट के साथ साथ महाराज की उपाधि धारण की एकमात्र वाकाटक, उनका नाम है हरित पुत्र प्रवरसेन। हरित पुत्र प्रवरसेन, हरित पुत्र प्रवरसेन। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है सांची स्तूप की वेदिकाओं के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। सांची स्तूप की वेदिकाओं के निर्माण प्राप्त है। तो ये है सो शुंग शासकों को। ठीक है, सांची स्तूप के वेदिकाओं का निर्माण का श्रेय शुंग शासकों को प्राप्त है। अगला देखिए दक्षिण भारत में तमिल कवियों का संगम काल आयोजित हुआ 1000 से 250 ईस्वी पूर्व के मध्य, यानी 1 साल की बात नहीं है, 150 सालों के बीच में जो है 150 वर्षों में जो है ये जो है संगम वाला कार्य हुआ है। संगम काल का यानी कि तमिल कवियों का एक आयोजन जो हुआ तमिल, है ना, उनका। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और इतिहास के इन प्रश्नों को बहुत कम ही लोग जानेंगे। मौर्य काल में राजकीय कोष के अधिकारी को कहा जाता था क्या? मौर्य काल में राजकीय कोष के अधिकारी को कहा जाता था सन्निधाता। मौर्य काल में राजकीय कोष के अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था, है ना, सन्निधाता क्या कहा था, सन्निधाता। तो नेक्स्ट है फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो प्रदेष्टा। ये भी मौर्य काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसको मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध यानी कि लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला मुख्य अधिकारी कौन था? क्या नाम था उसका? प्रशास्ता। ठीक है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला और राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाले मुख्य अधिकारी का नाम प्रशास्ता था, प्रशास्ता। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है। कितना? अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जिन्हें यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जिन्हें यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? तो मजिस्ट्रेट। ठीक है, यूनानी लेखक हैं। देखिए मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट इंग्लिश वर्ड आप लोग को मुझे भी लगता है कि भाई मजिस्ट्रेट जो है एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन देखिए इसका उल्लेख जो है यूनानी लेखकों ने भी कहा है मजिस्ट्रेट शब्द का। नेक्स्ट जो है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी सेनापति कहलाता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जी नहीं, ये नायक कहलाते थे। ठीक है, नायक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा है? तो ये गुण पुरुष का, गुण पुरुष कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये जैसे आज के समय रॉ आईवी वगैरह के जो है उस समय भी उसी तरह से लोग काम करते थे। तो इसको जो है गुण पुरुष कहा जाता था उस समय। अब देखिए गुप्तचर विभाग जिसके अधीन कार्य करता था उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता था? तो महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर विभाग जिसके अधीन कार्य करता था उसे कहा जाता था महामात्य सर्प। ठीक है, जैसे हम लोग रॉ कहते हैं, आईवी कहते हैं, उसी तरह महामात्य सर्प कहा था। अशोक के समय जन
जनपदीप न्यायाधीश को कहा जाता था राजुक राजू कहा जाता था। नेक्स्ट चलिए एक और स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में कर उपज का जो भाग निर्धारित था। मौर्य काल में भूमि कर उपज का जो भाग निर्धारित था वो था 1/6 है ना से 1/4। ठीक है, 1/6 से 1/4 भाग निर्धारित था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित मौर्यकालीन मुद्रा करशापन बना होता था। करशापन बना होता था चांदी का। ठीक है, नाम था करशापन और करशापन बना होता था चांदी का। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित जो मौर्यकालीन जो मुद्रा था जिसका नाम करशापन था वो चांदी का था। मौर्य का। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझना होगा और बहुत अच्छे से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए मौर्यकालीन मुद्रा काकनी बना होता था। देखिए मौर्यकालीन में एक तो करशापन था, दूसरा काकनी भी था। तो ये काकनी किससे बना होता था? तो ये तांबे का बना होता था। काकनी जो है तांबे का, यानी कि एक तो करशापन, मौर्यकालीन मुद्रा का नाम करशापन था। जैसे आज रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, तो उस समय जो है काकनी और करशापन बोलते थे। काकनी जो है तांबे का था, करशापन जो है चांदी का बना होता था। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न इस तरह से आएगा आपके सामने कि मेगास्थनीज ने एक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने, जिसे क्या कहा जाता था मेगास्थनीज द्वारा? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रोनोमोई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने एक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया जिसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न दर्जा देते हुए कहा है। क्या कहा है अर्थशास्त्र में? तो ये आर्य कहा है, आर्य। ठीक है, अर्थशास्त्र में शूद्र को मलेच्छों से दो भिन्न दर्जा देते हुए आर्य कहा है। ठीक है, सोच लीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्र को ही आर्य कहा है, शूद्र को ही आर्य कहा है मलेच्छों से भिन्न दर्जा देते हुए। नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र के अनुसार वैसी स्त्रियां जो घर के बाहर नहीं निकलती थी क्या कहलाती थी? अर्थशास्त्र के अनुसार वैसी स्त्रियां जो घर के बाहर नहीं निकलती थी उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था। अनिष्कासिनी, जो घर से बाहर नहीं निकलते अनिष्कासिनी कहा जाता था। मौर्य काल में मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी था कौन? मौर्य काल में मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष और सवर्णिक था। सवर्णिक, लक्षणाध्यक्ष और सवर्णिक कहा जाता था। मौर्य काल में मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष और सवर्णिक था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। मौर्य काल में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो ये देखिए काशी था, जो आज के सब बनारस काशी, तो उस समय भी काशी था आज नाम। बंग था, यानी कि बंगाल। पुंड्र था, कलिंग उड़ीसा, और मालवा, ये मालवा था। ये था काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा का मौर्य काल में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। तो नेक्स्ट है दोस्तों कौटिल्य ने दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दासों का उल्लेख किया। कितने दासों का उल्लेख किया? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तिका की रचना का नाम इंडिका है। इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का। में शिल्पियों को स्थान दिया है। शिल्पियों का स्थान दिया है चौथा। ठीक है, चौथा स्थान शिल्पियों को दिया है। नेक्स्ट है मौर्य काल में समस्त निर्मित वस्तुओं को जिसकी देखभाल में बाजारों में बेचा जाता था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, इस बात को समझ। तो देखिए उसे जो है फिर समझिए मौर्य काल में समस्त निर्मित जो वस्तु था जिसकी देखभाल में, वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी देखभाल में बाजारों में बेचा जाता था? तो बात ये है, तो देखिए ये पण्यध्यक्ष था। पण्यध्यक्ष की देख-रेख में समस्त निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता था मौर्य काल में। और मौर्य काल में रेशम का आयात होता था। मौर्य काल में रेशम का आयात होता था चीन से। ठीक है, चीन से उस समय व्यापार था, मौर्यों के समय भी चीन से व्यापार था, आज भी है। नेक्स्ट है तो अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। वह अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है उस अभिलेख का नाम है मास्की में, मतलब कि उस उल्लेख का नहीं, उस एक्चुअली मास्की, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख और
उडेगोलम उडेगोलम, यहाँ देखिए मास्की गुजरात तो लोग जानते भी होंगे, नेत्तूर और उडेगोलम जो है अभिलेख शायद ही जो जानते होंगे। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख इसमें मिलता था। नेक्स्ट है अशोक के कुल कुल स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कुल स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं 7, कुल 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। अशोक के कुल 7 स्तंभ, जी हाँ, स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख मतलब स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लघु स्तंभ लेख, जिसमें अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। लघु स्तंभ लेख जिसमें अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, वो है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद वाला, है ना, प्रयागराज। तो लघु स्तंभ लेख में नेक्स्ट जो है स्तंभ लेख जिसमें अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक की जो है रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने अशोक वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है, वह है कौशाम्बी अभिलेख और प्रयाग अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, देखिए दोनों आ गए ना। अभी हाल ही में जो है अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं शन्नाती से, ठीक है, शन्नाती से यानी कर्नाटक से। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो बताइए कैसा लगा। अगर परीक्षा उपयोगी आपको लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए। आने वाली तमाम वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, यानी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और अन्य अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।